शुरू करें। नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत त्रिपाठी आपके सामने हूं संविधान की आज 6वीं कक्षा के साथ। इसके पहले की कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान सभा पर बात की, भारतीय संविधान के स्रोत हमने पढ़े हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अंतर्निहित भावनाएं हैं, हमारे संविधान का जो मूलभूत रूप है वो हमारी प्रस्तावना में किस प्रकार से सामने आता है, हमने इस पर भी अध्ययन किया है। आज से हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं अपने संविधान के भाग 1 की, जो कि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण समझा जाता है, लेकिन यहां से प्रश्न थोड़ा नए तरीके के बनते हैं। हमें पूरा का पूरा संविधान कंप्लीट करना है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर चलेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे संविधान के बनाए गए, और वर्तमान में अगर देखें गणना के दृष्टिकोण से तो 3 भाग बढ़ गए हैं। तो इस समय भाग की गणना की दृष्टि से कुल संख्या 25 है, लेकिन आज भी भाग 22 ही स्वीकार किए जाते हैं। तो इनमें से भाग 1 की हम चर्चा करेंगे, संविधान की शुरुआत करेंगे यहां से। और भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आपका विकल्प होगा, आपका जवाब होगा कि संविधान के भाग 1 में इसका उल्लेख है। आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत क्या है, तो हमारा अनुच्छेद 1 इसका जवाब देता है। देखिए, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 अर्थात कुल 5 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेदों की गिनती आपको ध्यान रखनी है, 1 से 4 तक। 1 2 3 4 और 5 मैंने क्यों कहा, यह भी मैं आपको आगे भी स्पष्ट करता हूं कि कुल 5 अनुच्छेद की मैंने बात की कि 5 अनुच्छेद आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी स्पष्ट करूंगा कि 5वां कहां से था और बाद में उसे क्यों निरसित कर दिया गया। देखें, हम लोग चर्चा करते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 1 सबसे पहले हम देखेंगे। संविधान का आर्टिकल 1 ये घोषित करता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 कह रहा है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहां ध्यान रखना है। आपसे बहुत अजीब तरीके के प्रश्न यहां बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान द्वारा हमारे देश को क्या नाम दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, हमारा संविधान हमारे देश भारत को 2 नाम देता है, पहला भारत और दूसरा इंडिया। बड़ा अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में या संविधान द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया, हमारे देश को क्या नाम दिया गया, और 4 विकल्प आपको दे देंगे। पहला विकल्प भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा भारत और इंडिया दोनों, चौथा हिंदुस्तान और भारतवर्ष लिख दिया जाएगा।
तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान दो नामों की बात करता है, एक भारत और दूसरा इंडिया। तीसरा नाम हिंदुस्तान या भारतवर्ष या आर्यावर्त जैसा कोई नाम संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे, अगले शब्द पे अगर चलें तो आप यहां देखते हैं राज्यों का एक संघ होगा। इस शब्द को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। संघ के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता है सामान्यतः दुनिया के संविधान में। एक शब्द है यूनियन, जो कि हमारे संविधान में प्रयोग किया गया है, और दूसरा है फेडरेशन। फेडरेशन जो कि अमेरिका के संविधान में प्रयोग किया गया। इन दोनों शब्दों का अर्थ संघ ही होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ मूलभूत अंतर है। इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले दिन ही जब मैंने आपको संविधान के स्रोतों के विषय में बताया है, तो मैंने वहां स्पष्ट कर दिया था उस वीडियो में कि भारत का जो संघ है यह अमेरिका से पूरी तरह प्रेरित नहीं है, बल्कि अमेरिका की बजाय कनाडा से अधिक प्रेरित है। इसका तात्पर्य यह था कि भारत में केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है, जबकि अमेरिका में राज्यों ने आपस में समझौता करके एक संघ बनाया है। तो ध्यान रखना है आपको, जहां पर राज्य आपस में समझौता करेंगे, जब राज्य आपस में समझौता करेंगे तो वहां फेडरेशन का निर्माण होगा। इसीलिए अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। वहां पर राज्यों ने आपस में समझौता करके एक संघ बनाया है। अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में राज्यों ने संघ का निर्माण नहीं किया, बल्कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। संघ ज्यादा पावरफुल है। हमारा संविधान केंद्राभिमुख है, केंद्र की ओर झुका हुआ है, और ये केंद्र को पावर देता है, हमारी संसद को ये पावर देता है कि संसद राज्यों के नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सके। आगे अभी हम चर्चा करेंगे आगे के अनुच्छेदों में। ध्यान दें, यूनियन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में है। यह दिखाता है कि भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत में केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया गया है। कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखना है। तो भारत के विषय में कहा जाता है कि यह है विनाशी राज्यों का, शब्द पे ध्यान देंगे, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यह ध्यान रखना है। अर्थात राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का नाम बदला जा सकता है, राज्य की सीमा बदली जा सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखना है। जबकि जहां पे फेडरेशन की व्यवस्था है, क्योंकि वहां राज्यों ने मिलकर संघ बनाया है, अगर उन्हें लगता है कि संघ उनके हित के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को फेडरेशन से अलग करने का, संघ से अलग करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। मैंने अमेरिका का उदाहरण आपको दिया कि यहां फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये ध्यान रखें, अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तो एक बार गृह युद्ध हुआ 1863 के आसपास, और उसके बाद अमेरिका के संविधान में स्पष्ट कर दिया गया कि राज्यों को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो अमेरिका के संविधान को कहा गया कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ध्यान देना है, ये कह रहे हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी है, और यह कह रहे हैं कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दोनों में अंतर समझिए।
यहां अर्थात भारत में राज्यों का विनाश किया जा सकता, राज्य का क्षेत्र बदला जा सकता, नाम बदला जा सकता है, सीमा बदली जा सकती है, राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यहां पे अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात केंद्र राज्यों के नाम में सीमा में परिवर्तन बिना राज्य की इच्छा के नहीं कर सकता, लेकिन राज्य भी संघ से अलग नहीं हो सकते। तो आपको यह समझना है, हमने जो यूनियन शब्द लिया है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट हम कहते हैं, ये जो यूनियन शब्द है, जो यूनियन शब्द है ये हमने कनाडा से लिया है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं संविधान के स्रोत वाले वीडियो में। आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 ये घोषित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ। आगे हम चर्चा करें तो और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है हम ये समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख कहां पर है, कौन कौन राज्य होंगे और कौन केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये कहां उल्लेखित है। तो ध्यान रखें ये अनुच्छेद 1 पे उल्लेखित नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि ये अनुसूची 1 में उल्लेखित है। राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम हैं ये अनुसूची 1 में है, ना कि अनुच्छेद 1 में उल्लेखित। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या क्या भाग 1 में और दर्ज है, अनुच्छेद 1 में सॉरी। टीजीटी के इंटरव्यू में 2013 में जब मैंने टीजीटी का इंटरव्यू दिया तो ये पूछा गया था मुझसे, वहां उपस्थित मेंबर्स द्वारा ये पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, और मैंने उनसे बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि संघ के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ। जब मैंने कहा कि यूनियन शब्द का उपयोग हुआ तो उन्होंने मुझसे यूनियन शब्द का मतलब पूछा था। तो आप ये ध्यान रखें, संविधान का अनुच्छेद 1 निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। कोई भी संविधान पढ़े, दुनिया किसी भी संविधान के बारे में अध्ययन करें, आपको कम से कम पहला अनुच्छेद और अंतिम अनुच्छेद तो याद होना ही चाहिए। तो आप लोग जिनको नहीं याद है वो ये प्रयास करें कि अनुच्छेद 1 या और अनुच्छेद 395 ये दोनों आपको कंठस्थ हो। देखें आगे मैं बात करता हूं। देखिए अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 3 प्रकार के राज्य आएंगे। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 3 प्रकार के राज्यों की चर्चा की गई। देखें, पहला जो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य हैं, आप जानते हैं कि इनकी कुल संख्या 28 है, कुल संख्या 28 है इनकी। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी वर्तमान कुल संख्या 8 है। ध्यान रखेंगे दादरा नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मिला दिया गया है, तो अब वो दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश गिने जा रहे हैं। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए। और तीसरा कहा गया कि अर्जित क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र, वो इलाके जो भारत से बाहर हैं और जिन्हें ग्रहण कर लिया जाए, आप भारत में मिला लिया जाए, वो अर्जित राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये 3 बातें आती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 2 की हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी राज्य के अर्जन के लिए, किसी राज्य को सम्मिलित करने के लिए जो शक्ति है वो संसद को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? संसद को दी जाएगी। संसद को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में सम्मिलित घोषित कर सके। यह अधिकार संसद को दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और अभी आगे आपको बताऊंगा
कि भारतीय संसद ने इस अधिकार का प्रयोग भी किया है। कब किया है इसकी चर्चा भी मैं करता हूं, एक बार हम देख लेते हैं। पहले ये अधिकार कि नए क्षेत्रों को जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के हैं, जो अलग देश हैं, अलग प्रदेश हैं, भारत से बाहर हैं, उनको भारत में अगर शामिल करना हो तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। संसद की सहमति पर ही उन्हें भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 3 पे चले। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि किसी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। राज्य के नाम में, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार, बहुत ध्यान से बारीकी से एक एक चीज समझेंगे, परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि संसद क्या है, तो आप ये ध्यान रखें, संसद के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा ये तो आते ही हैं। भारत का राष्ट्रपति अर्थात जो कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, वो भी संसद के अंतर्गत ही आता है, ये ध्यान रखना है। तो राज्य के नाम में, सीमा में या क्षेत्र में जो परिवर्तन करने का अधिकार है वो किसे है? संसद को प्राप्त है। ध्यान रखें, यहां राज्य का मतलब भारत के प्रदेशों से है। ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे है, ना कि भारत के बाहरी राज्यों से है। उनके नाम में, सीमा में जो परिवर्तन है, उनको जो मिलाने की प्रक्रिया होगी वो अनुच्छेद 2 के तहत होगी। और भारत के अंदर के जो क्षेत्र हैं, इनके लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 कहता है, इन्हीं दो अनुच्छेदों की बात करता है, कहता है कि राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में जो परिवर्तन किए जाएंगे अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, उन्हें संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। सीधे सीधे आपको समझना है। अनुच्छेद 4 आर्टिकल संख्या 4 ये घोषित करती है कि जो परिवर्तन अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाएंगे, उन्हें संविधान संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहां से हम संविधान संशोधन की प्रणाली को भी देखते चलेंगे। अनुच्छेद 368 की थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाएंगे, जो परिवर्तन किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, उन्हें संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। हम बात करते हैं, थोड़ी सी आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। देखिए, पहले की वीडियोज में भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है भारत में। कौन कौन से प्रकार हैं जरा से समझते हैं हम। संविधान संशोधन के प्रकार क्या क्या हैं? 3 प्रकार हैं संविधान संशोधन करने के। पहले भी एक बार चर्चा हुई है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। एक सामान्य बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत से हो सकता है, विशेष बहुमत से हो सकता है, और तीसरा जो प्रकार है वो संविधान को कठोर बना देता है, विशेष बहुमत। संसद के विशेष बहुमत और आधे से, मतलब 1/2 राज्य, कुल राज्यों की जो आधी संख्या होगी, आधे राज्यों का अनुमोदन। यहां ध्यान रखें,
कुछ पुस्तकों में आपको लिखा मिलता है कि आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ये बात सही नहीं है। अनुच्छेद को आप जब ध्यान से पढ़ते हैं जो 368 के अंतर्गत है, तो वहां केवल विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन है, आधे से अधिक राज्यों की बात नहीं की गई है। ये ध्यान रखना है। सामान्य बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, ये समझते हैं। सामान्य बहुमत का तात्पर्य है संसद के जो सदस्य हैं, संसद मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा सदस्य सहमत हों। संसद के आधे से ज्यादा, आधे से एक भी ज्यादा अगर है, आधे से ज्यादा सदस्य सहमत हों, यह सामान्य बहुमत है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। विशेष बहुमत क्या है? संसद की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, संसद की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक, ये ध्यान रखना है। संसद की जितनी कुल सदस्य संख्या है उनके आधे से ज्यादा और उपस्थित, सदन में उपस्थित, सदन में मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या अगर सहमत है तो उसे कहेंगे विशेष बहुमत। संसद के कुल सदस्य के कुल सदस्यों का बहुमत, जितने कुल सदस्य हैं दोनों सदनों के, उनमें आधे से ज्यादा सहमत हो जाए, प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3, 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत क्या है, ध्यान देंगे। तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो विशेष बहुमत का मतलब यही है, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, प्लस आधे से ज्यादा राज्य, आधे राज्यों का अनुमोदन। ये 3 प्रकार हैं। तो ध्यान रखेंगे, सामान्य बहुमत के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। शेष जो 2 हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, इन्हीं के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है। उन्हें ही संविधान संशोधन काउंट किया जाता है। सामान्य बहुमत से जो संशोधन होते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 4 ये घोषित कर रहा है, अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माने नहीं जाएंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वो अनुच्छेद 4 जो है वो सामान्य बहुमत से संशोधन की बात कर रहा है। राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में जो परिवर्तन है, नए राज्यों का जो अर्जन है, इनको सम्मिलित करने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत है, जिसे संविधान संशोधन गिना नहीं जाता। अब एक नया प्रश्न आपको याद होगा, शुरू में मैंने आपसे कहा कि 5 अनुच्छेद आपको याद करने हैं। 5वां अनुच्छेद बताने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप पूछ सकते हैं कि 35वां संविधान संशोधन जो 1975 में किया गया और फिर जो 36वां संविधान संशोधन किया गया, ये जो सिक्किम से दोनों संबंधित हैं, आखिर ये क्यों किए गए? ये प्रश्न उठ सकता है, क्या कारण था इसका कि ऐसे संविधान संशोधन, अगर सामान्य बहुमत को माना ही नहीं जाता संविधान संशोधन, तो आखिर 35वां और 36वां सिक्किम के बारे में क्यों किए गए? ये प्रश्न उठता है। तो हमें ध्यान देना यह है कि सिक्किम भारत के बाहर का राज्य था। सिक्किम एक अलग, भारत से बाहर एक इकाई था, जिसको भारत में शामिल करने के लिए
हमने 35वां संविधान संशोधन जब किया, 35वां संविधान संशोधन किया, तो ध्यान रखें ये सिक्किम को अर्जित करने के लिए नहीं था, बल्कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देने के लिए था। हमने एक अलग इकाई बना दी। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार की इकाइयों की बात की गई थी। 3 प्रकार की इकाइयां थी। राज्य थे, राज्य मतलब प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश थे और अर्जित क्षेत्र थे। ये 3 बातें मैंने आपको बताई अभी अभी। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये 3 आ रहे थे। सिक्किम को हमने सह राज्य का दर्जा दिया, अर्थात सिक्किम का अर्जन करने के लिए, सिक्किम से समझौता करने के लिए हमने एक चौथी इकाई बना दी जिसको सह राज्य कहा गया। ये मूल संविधान में दर्ज नहीं था, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी और अनुच्छेद 2A बनाया गया। अनुच्छेद 2A बनाया गया। ये ध्यान रखें, जब कैपिटल लेटर का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि जो प्रावधान जोड़ा गया है वो मूल अनुच्छेद से अलग अस्तित्व रखता है, एक अलग अस्तित्व रखता है। अगर स्मॉल लेटर का उपयोग किया जाए, इस तरह ए लिख दिया जाए, बी लिख दिया जाए, सी लिख दिया जाए, इसका मतलब है कि अनुच्छेद के अंतर्गत ही वो एक खंड है। लेकिन अगर कैपिटल का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसे अलग से जोड़ा गया है और वो अपने में स्वतंत्र है। तो अनुच्छेद 2 कैपिटल ए का प्रयोग मैंने किया है। इसका मतलब है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को सह राज्य घोषित कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद पुनः 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन किया गया। तो जो 36वां संविधान संशोधन है ये इस 2A को निरसित करने के लिए, अब तक हमने उसको अपना सहराज्य बनाए रखा 35वें संशोधन द्वारा, अब हम उसको अपने अंदर मिला लेना चाह रहे हैं। हम सिक्किम का अर्जन कर रहे हैं, तो सिक्किम का अर्जन करने के लिए ये 36वां संशोधन नहीं हुआ। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखें, सिक्किम को अर्जित करने के लिए 36वां संविधान संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि ये जो 2A धारा जोड़ी गई थी, जो 2A आर्टिकल जोड़ा गया था, इस 2A को निरसित करने के लिए, इसको हटाने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा 2A को हटा दिया गया और सिक्किम को भारत का ही एक राज्य घोषित कर दिया गया जैसे कि अन्य राज्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने देखा, अनुच्छेद 2A की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो संविधान का भाग 1 यहां कंप्लीट होता है। अब अगले दिन हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आप रूबरू होंगे, फिर से हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।